सर, डॉक्टर फाके सर को दे दो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड आशु, ओवर टू यू, स्टेज इज ऑल योर्स। जी से एंड जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स हमें कितना काम आएंगी टू बी एन आर्टिस्ट। सो राजेंद्र गुप्ता जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आर्ट प्लेटफॉर्म्स का तजुर्बा है, थिएटर, सिनेमा एंड टेलीविजन। टू एड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स एंड शेयर हिज live experiences with us, I welcome you, sir. Thank you everyone. सर आपकी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, पर सर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है फॉर प्लेइंग मोस्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन सीरियल्स। Thank you. सर आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, है ना। एक आर्टिस्ट को हम अगर नेचर से कंपेयर करें तो नेचर की तरह ही आर्टिस्ट के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो आपने बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, कौन कौन से शेड्स रीलिव किए हैं? अब मुझे याद नहीं है। होता क्या है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती और एक्टर हमेशा प्यासा रह जाता है। उसको हमेशा लगता है कोई और मैं काम करूं, कोई और अच्छा काम करूं, जहां मेरे अपने जो फीलिंग्स हैं, संवेदनाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्रेस कर सकूं। और वो डिपेंड करता है हमेशा एक्टर अपने आप में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। उसका काम जब सामने आएगा तभी पता चलेगा वो क्या है, क्या टैलेंट है। और वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टर पर, राइटर पर। तो मुझे इतना ज़रूर है, मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं एक जैसे रोल ना करूं। बल्कि अगर मान लीजिए कोई मेरा एक प्रोजेक्ट हिट हो गया है, पॉपुलर हो गया है, फिल्म इंडस्ट्री का ये कायदा है कि आपको वो उसी रोल में, उस इमेज में फिट करके उसमें ही आपको वो आगे से आगे और प्रोजेक्ट्स में लेना चाहते हैं। और वो एक तरह से वो मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है कि लोगों को उनका वो रोल बड़ा पसंद आया था, वही रोल उनको वापस दे देते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको स्वीकार कर लेते हैं और वो अल्टीमेटली एक क्या कहना चाहिए, एक कमोडिटी बन जाता है, मोनोटोनस हो जाती है। उस पर्टिकुलर इमेज को वो बेचता भी रहता है, खूब पैसा भी कमाता है, पॉपुलैरिटी भी बहुत मिलती है। लेकिन मुझे कभी उस तरह की अप्रोच ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे हमेशा लगा अच्छा ये रोल बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, अगला रोल ये नहीं करूँगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। और एक्टर्स भी, जैसे एक बड़ा मशहूर एक मुहावरा है हमारे यहाँ, आपको पता होगा, भिन्न भिन्न मति भिन्न भिन्न मुंडा। जितने हमारे चेहरे हैं उतने ही हमारे दिमाग हैं। और चेहरा करोड़ों अरबों में कोई एक्सेप्शन है तो अलग बात है, वो मिलता नहीं किसी का। हमसे पहले भी जो जनरेशन्स आई या आगे भी आएंगी, हमेशा हम एक व्यक्ति, इंडिविजुअल होते हैं जिसका कोई पैरेलल नहीं होता। उसी तरह से डॉक्टर से बात होती है, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं अगर दिमाग का, हमारे ब्रेन का कभी ऑपरेशन करते हैं हम लोग, तो अंदर जब देखते हैं तो हर ब्रेन दूसरे ब्रेन से उतना ही जुदा है जितना कि चेहरा एक दूसरे से जुदा है।
तो एक्टर्स भी अलग अलग सोच होती है, मुझे वो कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे लगा मैं चाहता हूँ मेरा काम ऑडियंस पसंद करे, लेकिन मैं दोबारा दोबारा वही करूँ तो मेरी अपनी भी तो कोई सेटिस्फेक्शन है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली जिस सभ्यता में, जिस सिविलाइजेशन में हमें पाला जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशन शायद ज़्यादा सही दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आते आते हमें लगता है बस पैसा कमा लिया तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद हो गया और मैं कामयाब हो गया। मगर उसके अलावा भी मुझे लगता है बहुत कुछ होता है, उससे हम महरूम रह जाते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रही अलग अलग रोल करने की, और ऊपर वाले अपने आप शायद आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो खुद ही आपकी पूरी करता रहता है। देर सवेर हो सकती है, समय लग सकता है, क्योंकि समय पर किसी का कंट्रोल नहीं है, बट वो मुझे मिलता रहा है। इतने तरह तरह के रोल किए हैं कि ऊपर वाले का एंड यू आशीर्वाद आर है। नोन फॉर डिफरेंट शेड्स ऑफ करेक्टर सर। जी जी। सर आपके साथ बैठना यू गिव पॉजिटिव वाइब्स, आपका पॉजिटिव ऑरा है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर आपको कोई नेगेटिव रोल मिलता है, आप उसको कैसे तैयार करते हैं, अपने आप को कैसे बिल्ड करते हैं उस नेगेटिव रोल के लिए? मुझे नहीं आता तैयार करना। मैं उस तरह के एक्टर्स में से हूँ जिनको कुछ आता वाता नहीं है। फ्रैंकली मेरे लिए तो हर बार हर रोल एक इम्तहान है। कैसे करना है मुझे नहीं पता, मैं करता रहता हूँ, कर के कोशिश करता हूँ। हर शॉट के बाद भी अगला शॉट मेरे लिए नया होता है और मैं कुछ चेंज करके अलग करना चाहता हूँ, बिकॉज एक हिस्सा आपका अंदर का रहता है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी प्यासा ही रहता है। तो अब आपने नेगेटिव की बात की है, सबसे पहले काफ़ी लोग यहाँ पर, चंद्रकांता मेरा एक सीरियल आता था, बहुत पॉपुलर था। उसके अंदर जितना पॉपुलर मेरा कैरेक्टर हुआ, जितना ज़्यादा पॉपुलर होता गया, उसकी हाइट पे क्लाइमेक्स में उन्होंने मेरे एक भाई का कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, जो शनि जिसका नाम था। और मैं खुद हैरान भी रहता हूँ आज तक, वो थोड़े पीरियड के लिए था, लेकिन अपने क्लाइमेक्स पर, अपने जब वो हाइट पर था, हाईएस्ट पीक पर था वो सीरियल, तो वो शनि वाला कैरेक्टर और ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कई लोग मुझे देखकर सोच ही नहीं सकते, बोलते हैं आपको नेगेटिव कैसे हम सोच सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कई बार, अब आप देखिए हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं। प्राण साहब, जितने नेगेटिव क्या क्या रोल नहीं उन्होंने किया, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक पॉजिटिव उपकार फिल्म में काम किया, लोग दंग रह गए और वो इतना हिट हो गया कि तो एक्टर है। जैसे हर आदमी के अंदर सारी इमोशंस होती हैं, वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है, ईर्ष्या भी करता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी बहुत रोने की इच्छा होती है। हम सब के अंदर भी इंसान हैं हम, और ये हैं जितनी हमारे अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है उसको पकड़ के रखिए हमेशा। तो जब वो मौका मिलता है कौन सी इमोशंस को आगे बढ़ाने का, वो अपने आप फिर, हाँ, अगर हम नाटकीय कोई फॉर्मूले ढूंढना चाहें कि इस तरह से इसको आपने कहा तैयार, तो वो मुझे नहीं मालूम क्या होते हैं। हर एक्टर का अपना तरीका, मुझे मालूम नहीं कौन सा तरीका है एक्टिंग करने का, और जो भी है वो मेरे लिए तो नाकाफी है। जब मैंने कोशिश की उन तरीकों को, वो मेथड एक्टिंग को सीखने की, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आपको मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए अगर आप वाकई बढ़िया एक्टर बनना चाहते हैं। एक्चुअली रचनात्मक काम में कोई लिमिट नहीं होती दुनिया की, कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं भी किसी भी हाइट पे आप पहुंच सकते हैं, एज लॉन्ग आपके अंदर उस तरह की भूख हो काम करने की, अलग अलग रोल करने की। आप एक एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह, आपको कभी भी 99% उनका कोई रोल रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं हर रोल में कुछ पुराना उनका दिखता रहता है, क्योंकि वो फॉर्मूलों पे नहीं चलते हैं। वो हमेशा अपने अंदर के इंसान का, जो दबी हुई हमारी एक इच्छाएं होती हैं, जो हमने कभी जी नहीं होती है, उनको पर्दे पर या स्टेज पर हम जीने की कोशिश करते हैं। और वो उसका जो सुख है, जो अंदर से उसकी आंतरिक खुशी है, वो शब्दों में नहीं बयान की जा सकती।
सर जैसा एक्टर्स कहते हैं कि हमें इस नेगेटिव रोल से बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगा है ना, तो एक एक्टर का उस रोल में डीप जाना ज़रूरी है कि वो मतलब इतना इफ़ेक्ट उनके मेंटल हेल्थ को हो गया कि इतना डीप जाना एक करेक्टर के, इतना समझना उसको ज़रूरी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और ना मैंने कभी ये अनुभव किया है। और मुझे अपने यहाँ के जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनके साथ पला बड़ा हूँ, जिनको देखते हुए मैं भी बड़ा हुआ हूँ, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा एक्टर है जिनके लिए। हाँ देखिए, वो बोलते क्या है ये आप जाने वो जाने। मैं, आपने सवाल मुझसे किया है, मेरी समझ के मुताबिक हाँ, फॉरेन में ज़रूर ऐसे एक्टर्स हैं, वो इतना साइकोलॉजिकल और डिटेल में माइन्यूट काम करते हैं कि उनके लिए कई बार हमने सुना है, पढ़ा है, उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर विश्वास भी होता है। उनको वो इतना खो जाते हैं उसके अंदर, खुद ही नहीं पता होता, वो वापस लौटने में उनको समय लगता है। उनको हेल्प लेनी पड़ती है। जी। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जिस तरह के जितने एक्टर्स को मैंने देखा है, देख रहा हूँ, मुझे ये आपका सवाल उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इररिलेवेंट सा लग रहा है। आई कैन रिलेट टू दिस। कि वो आप इतने अच्छे कलाकार हैं कि हर चीज़ में ढल जाते हैं। पता नहीं, ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि आप हमेशा हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मजबूरी ये है कि ये सिर्फ एक्टर का मीडियम नहीं है। टोटल प्रोजेक्ट जब हिट होती है, पॉपुलर होती है, तब किस एक्टर ने कैसा काम किया वो भी उतना ही हिट होता है। हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोजेक्ट बेकार है तो बेकार है, पता नहीं चलता, मगर कोशिश करते रहते हैं। सर आज की इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? आपकी वाली इंडस्ट्री, क्योंकि आपने इवॉल्व होते हुए देखी हैं चीज़ें। मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे आप सब लोग देख रहे हैं। मेरे पास भी वही दो स्वाभाविक कुदरत को द्वारा दी हुई आंखें। और पर आपको नहीं लगता कुछ बदल गया है? नहीं, वो तो बदलना ही है, हर दिन नया होता है। हम जिस दौर की फिल्में देखते हुए मेरे जैसा आदमी इस लाइन में आया, वो फिल्में तो जब प्रैक्टिकली हम यहाँ उतरे, हमें मौका मिला, तब तो वो फिल्में थी ही नहीं जिसको देख के हम इसमें आए थे। बिल्कुल। क्योंकि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ सोसाइटी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तो बदलना तो है ही है। उसको हम, मुझे कई बार हमारी उम्र के लोग अक्सर, यार वो जमाना था क्या, अब वो बात, मुझे लगता है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, अब वो बात नहीं है। भाई जब आप छोटे थे तब आपके बुजुर्ग भी यही बोलते थे, तो क्या है, वक्त तो बदल रहा है ना, आपको दिख रहा है, तो आप उसी में अटके रह जाएंगे। पिछले जो है बदल रहा है, और बदले हुए को आप नेगेटिव या निराश होकर क्यों देखते हैं? क्योंकि वो क्या, वो आपके हाथ में या किसी भी इंसान के हाथ में है, और होना भी नहीं चाहिए। आप तो एक समय की, हालात की, इतिहास की, पर्टिकुलर मोमेंट की प्रोडक्ट हैं आप, और उसमें सब कुछ लगातार, अगर वो क्षण बदल रहा है तो आप भी तो बदल रहे हैं, और उसे आपको स्वीकारना चाहिए, तभी आप जीवित हैं, वरना आप तो, आपने जीना छोड़ दिया। बिल्कुल। सर आपने एनएसडी से जब एक आपने फैसला लिया कि डायरेक्शन, एक और साल आपने लिया अपने लिए, जहां एक्टर को और टाइम देके आपने डायरेक्शन की तरफ गए। बीइंग एक्टर, जब आप डायरेक्टर बने, आपको दूसरे एक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी में इम्पैक्ट दिखा? सॉरी, मैं समझा नहीं। आपने अपना एक्स्ट्रा साल दिया अपने आप को, पहले आपको है ना एक्टर थे आप, फिर आपने एक बहुत फॉर्मली तरीके से बोला कि मुझे डायरेक्शन की तरफ जाना है, आपने साल एक और लगाया जी। जब आप डायरेक्टर बने, क्योंकि आप एक्टर भी थे, आपने दूसरे एक्टर्स के साथ कैसा रिलेट किया? एक्चुअली वो, हर आदमी की अपनी एक जर्नी है जिससे कोई बच नहीं सकता, और हर एक की अपनी है, व्यक्तिगत है, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत। मुझे जीवन में शायद कान को ऐसे न पकड़ के ऐसे पकड़ना था, आज मुझे लग रहा है। मैं एनएसडी में गया, हमारे यहाँ उस समय में पहले साल का जनरल कोर्स होता था, और अगले 2 साल के लिए
आपकी इच्छा और जो आपके टीचर्स थे, डायरेक्टर थे, उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको स्पेशलाइजेशन में भेजा जाता था। 3 स्पेशलाइजेशन होते थे हमारे यहाँ, एक्टर, डायरेक्शन और टेक्नीशियन, स्टेज डिज़ाइन, स्टेज क्राफ्ट उस समय उसका नाम होता था। मुझे पहले साल में पास करने के बाद डायरेक्शन में, एक्टिंग में भेज दिया गया। कुछ लोग एक्टर जो बनना चाहते हैं, कुछ लोग बड़े एक्सट्रोवर्ट, शोमैनशिप दिखाना, जल्दी से कुछ कर देना, लोगों को इम्प्रेस कर देना। कुछ लोग बड़े चुपचाप और शाई से रहते हैं, 10 बार उनको कहा भी जाए कुछ करने को तो कर नहीं पाते हैं, मगर अंदर से शायद उनके अंदर भी उतनी ही पैशन है जितने दूसरे के पास है। मैं उन बहुत ही शाई लोगों में से था। तो जब वो स्पेशलाइजेशन में भेज दिया गया तो अंदर का एक हिस्सा बड़ा डरने लगा अचानक बहुत। तो मैं सेकेंड ईयर पास करते करते मुझे लगा जो जो मैं करना चाहता हूँ मेरे दूसरे एक्टर बड़ी आसानी से कर लेते हैं, खट से कुछ कर दिया, और मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। ये एक अजीब सी मेरे सेकेंड ईयर तक आते आते मेरे व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू था जिसने मुझे बहुत डिफिडेंट, कमज़ोर, निराशावादी बना दिया। सेकेंड ईयर में पास कर गया, एज एन एक्टर पास कर गया, मेरे अंदर का हिस्सा, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं जो कर नहीं पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इच्छा बहुत है लेकिन स्टेज पर आते ही मैं चोक कर जाता हूँ, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाता हूँ। तो पास होने के बाद मैंने ये पहले ही अकेला शायद केस है, तब से लेकर अब तक एनएसडी का, मैंने स्पेशल एक एप्लीकेशन, हमारे डायरेक्टर होते थे इब्राहिम अलकाजी साहब, जो कुछ भी एनएसडी आज है इब्राहिम अलकाजी साहब की देन है, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत। उनको मैंने कहा, उनको एप्लीकेशन दी, बड़े हैरान हुए सब के सब, कहने लगे ये तो अनहर्ड ऑफ, ये कैसे हो सकता है। खैर मैं जिद पे अड़ा रहा कि प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, मैं सेकेंड ईयर दोबारा करना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग से स्पेशलाइजेशन चेंज करके डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। कि क्यों, बड़ा मुश्किल होता है डायरेक्शन में, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आप कैसे करेंगे? जो 2 साल का कोर्स है उसको आप 1 साल में कैसे पूरा कर लेंगे? मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा सर, मगर मुझे लगता है मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। कहते नहीं आप, हमने देखा है तभी तो आपको भेजा है एक्टिंग में, आपका काम देखा है 1 साल हमने। मैंने कहा नहीं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। खैर घूम फिर कर आपस में मीटिंग हुई जो भी सीनियर्स फैकल्टी मेंबर्स के बीच में, और ये तय किया गया ओके, ये बच्चा अगर ये ऐसा करना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने देखा कि जब मैं डायरेक्शन में आ गया तब अपने आप धीरे धीरे एक ऑब्जेक्टिविटी दिमाग में मेरे आने लगी चीज़ों के प्रति। एक्टर बड़ा सब्जेक्टिव होता है और मैं व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनैलिटी के तौर पर भी बहुत सब्जेक्टिव आदमी हूं। मैंने देखा एक ऑब्जेक्टिविटी आ रही है चीज़ों को देखने की, स्क्रिप्ट को समझने की, स्क्रिप्ट को जिन कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी को आगे बढ़ाया गया, उन कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स को, वो कैरेक्टर अपने आप में क्या है, वो मुझे अब टोटलिटी में दिखने लगे, समझ में आने लगे। जब वो आने लगा तो एक्टर से बात करते करते डायरेक्शन में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट एक्टर्स मुझे दिखते रहते हैं, आई ओनली सी एक्टर्स। तो वो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए उनको डायरेक्ट कनेक्ट करना। बातचीत एक्चुअली क्या है, नए नए जब हम डायरेक्टर बनते हैं तो वो एक्टर्स को बहुत एक्टिंग करके दिखाते हैं कि ये एक्टिंग है, जबकि किसी को नहीं मालूम एक्टिंग क्या है। ये मेरा अपना बहुत व्यक्तिगत सोच है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट लेकिन आप अपने हिसाब से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगा बात करते करते ही एक्टर को आप इतना इंस्पायर कीजिए या उसे इतना समझा दीजिए कि वो खुद पे खुद उसके अंदर जो है उसका एक्टर या वो कैरेक्टर निकल के आए, क्योंकि वो जो करेगा जब उस समय कॉन्फिडेंस के साथ, वो दूसरा उसका कोई तुलना नहीं हो सकती।
वो अकेला उतना अच्छा कर सकता है क्योंकि उसकी अपनी आवाज़ है, उसका अपना चेहरा है, उसकी पर्सनैलिटी है और उसकी समझ है। तो वो चीज़ें अनजाने में जब मैं अपने एक्टर से बात कर रहा था, समझा रहा था, प्ले डायरेक्ट कर रहा था, तो इन ए वे इनडायरेक्टली मैं वो खुद को भी अनकॉन्शियसली समझा रहा था, समझ रहा था। एंड आई फाउंड इट दैट एक्टिंग का जो एक हिस्सा मुझे लगता था मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, वो लगा ये तो एकदम खुल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्टिंग तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो उसके बाद लगातार मुझे रोल मिलने लगे, काम करने लगा। शुरू में 4-5 साल एनएसडी के बाद मैं डायरेक्टर ही ज़्यादा रहा क्योंकि पास किया और इत्तेफाक से बहुत कामयाब हो गया था शुरू में ही मैं स्टेज थिएटर डायरेक्टर। लेकिन जब जब रोल मिला फिर मेरे लिए एक्टिंग बहुत ही, क्योंकि डायरेक्ट कर रहा था एक्टर्स, और अक्सर नए बच्चों के साथ काम करने का बहुत मौका मिलता है डायरेक्टर जब आप फ्रीलांसिंग में बाहर काम करते हैं, किसी कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं बाहर थिएटर ग्रुप में आपको बुलाया जाता है डायरेक्ट करने के लिए। तो वो सब बात उनसे काम करते करते मेरे लिए एक्टिंग के सारे दरवाजे जैसे अपने आप चारों तरफ खिड़कियाँ खुल गईं और काम मिलने लगा। और धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि आज मुझे एक्टर ही जानते हैं लोग, स्टेज पे ज़रूर थिएटर, और मुझे मज़ा आता है। तो मैंने देखा अच्छा मुझे ऊपर वाले ने ऐसे, मुझे नहीं आता था कान पकड़ ले यार, प्रॉब्लम क्या ये रहा कान, बट नहीं, मैं तो ऐसे ही था, पैदा हुआ था, यही मेरी यात्रा थी, मुझे करना ही था ऐसा, क्या करूं। सर, एक आर्टिस्ट के लिए थिएटर की ट्रेनिंग, रिहर्सल्स मेन स्ट्रीम में जाने से पहले कितनी इम्पोर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली। क्या है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो जिनको हमने देखा है बहुत सारे लोग बिना स्टेज के भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमारे यहाँ हुए हैं, या उन्होंने स्टेज किया हो तो हमें नहीं मालूम। सबसे पहला हीरो जो हमारे मेरी जनरेशन के लिए था वो दिलीप कुमार था। कईयों के लिए शम्मी कपूर थे, कईयों के लिए देवानंद थे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अगर कोई अल्टीमेट एक्टर था तो दिलीप कुमार था, जो 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 इमोशंस को ज़्यादा खेल सकता है या उसके साथ वो करता है। मेरे लिए व्यक्ति, मुझे वो ज़्यादा प्रभावित करता है। मुझे बहुत कॉमेडी करने वाला एक्टर मतलब अच्छा लगता है, मैंने भी बहुत सिनेमा में और टेलीविज़न में कॉमेडी का काम किया है, तो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। तो सवाल क्या था, सॉरी भूल गया, सॉरी। कि एक एक्टर के लिए थिएटर ट्रेनिंग तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस जो है ना, वो जितनी आप करेंगे उतना, अगर आपके अंदर आपकी तीसरी आंख खुली है हमेशा, आप और जो कर चुके हैं उसको लेकर सेटिस्फाइड अगर हो गए तब तो अलग बात है, फिर आपको ग्रोथ की जरूरत नहीं है, आप तो वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था। हमारे जैसे लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं कहां पहुंचना है, काम का ही मजा ले रहे हैं। भविष्य तो हमेशा अदृश्य रहता है और जो कुछ मिलता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। जो कुछ आप कर रहे हैं तो आप नई नई चीजें करते, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना थिएटर करेंगे, और फिर जाने अनजाने एक वो कुव्वत पैदा करेंगे अंदर कि आपको अपना काम को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कुछ ऐसा हिस्सा आपको लग रहा है कि नहीं यार बात नहीं बन रही। खुश हैं तो आप खुश हैं, फिर आपको जरूरत नहीं है ज्यादा सीखने सिखाने की। लेकिन अगर कुछ बात नहीं बन रही है तो आप पाएंगे ऐसी ऐसी चीजें आप कर पाएंगे जो आप सोचा भी नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा, अच्छा आई कैन डू दिस मच ऑल्सो। तो बिना ट्रेनिंग के भी लोगों ने ये किया, अगर उसके अंदर वो समझ और वो तीसरी आंख पैदा हो गई है तो। लेकिन डेफिनेटली ट्रेनिंग जो है मदद करती है आपको, उस गाइड करती है। मगर ट्रेनिंग एक हद तक है, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, बहुत ज़रूरी है, मैट्रिक तक, हायर सेकेंडरी तक बहुत ज़रूरी है, बेसिक। लेकिन उसके बाद की पढ़ाई वो सिर्फ आप और आपके ऊपर निर्भर करती है। जितना अपने आप को आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना और उसको क्रिटिकली देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर चाहते हैं वैसा, तो आपको
बिना किसी ट्रेनिंग के भी वो लगातार सेल्फ ट्रेनिंग हो रही है। तो सेल्फ एजुकेशन एक्चुअली, मुझे लगता है, मैं जानता नहीं ज़्यादा, हर फील्ड में शायद अल्टीमेटली अगर आप नॉर्मल से अब नॉर्मल उसकी तरफ जाना चाहते हैं, एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेटली खुद का ही टीचर बनना पड़ेगा। और सर, थिएटर जाने के बाद या थिएटर से पहले लिटरेचर पढ़ना, उसको समझना, वो कितना एक रोल प्ले करता है एक एक्टर को बिल्ड करने में? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आपने बात की है। उसमें हम लोग जो स्पेशली एनएसडी से निकले हुए लोग हैं, उसमें बहुत हमें मदद किया है उसने, क्योंकि दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो पूरी ट्रेनिंग है थिएटर की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, वो सारी लिटरेचर बेस्ड है। क्योंकि वहाँ एक्लेम्ड वेस्टर्न ड्रामा, एक्लेम्ड हिंदी ड्रामा, एक्लेम्ड क्लासिकल इंडियन ड्रामा, उस सब को पढ़ाया जाता है और उन्हीं सब नाटकों को तैयार भी किया जाता है प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर। वो बड़े डीप रूटेड साहित्य, डिटेल में लिखे गए, बहुत मेहनत करके जुनूनी राइटर्स के द्वारा लिखे गए काम हैं वो। तो वहाँ कैरेक्टराइजेशन इतना डिटेल में होता है, सिचुएशंस इतनी डिटेल में क्लाइमैक्सेस होती हैं, आपस के रिलेशनशिप्स को लेकर इतना डिटेल में रियलिस्टिक काम होता है उस तरह के थिएटर के अंदर, कि वो सब आपको चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने में मदद भी करता है, मजबूर भी करता है आपको। जो सिर्फ अगर हम जैसे सिनेमा देख के वो करें, तो आप पाएंगे कि जो कमर्शियल सिनेमा, मेन सिनेमा है, उसमें कभी कभी उतना डिटेल्ड काम होता है, वरना ज़्यादातर नहीं होता है। बस उनके लिए कैरेक्टर कोई ख़ास हार्ड मांस का 3 डायमेंशनल पुतला नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए कहानी में उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टर्स को अपनी उनकी कोई जान नहीं होती, अपनी कोई कहानी नहीं होती है। उस वजह से बहुत डिटेल में उस काम को करने वाले एक्टर को उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस उतना काम कर दिया, डायरेक्टर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है, हो गया काम। मगर अगर वो आपको अच्छा काम करना है, तो लिटरेचर से जुड़े हुए जब आप नाटक करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं या आपके डायरेक्टर के साथ मिलकर, तो आप पाएंगे कि आप अलग ही एक खोज, आपके जीवन की एक अलग यात्रा, एक खोज शुरू हो जाती है। सर, कहा जाता है ना कि हर एक फील्ड में या लाइफ में भी एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थिएटर की बात करें तो थिएटर में गुरु का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्टिंग का, है ना? तो वो एक गुरु ढूंढना, उससे सीखना, उस क्या प्रोसेस है उसकी? नहीं, वो तो है ही है, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा हमारे गुरु अलकाजी साहब थे। क्या होता है, गुरु डायरेक्टली आपको वो जो है ना ट्रेनिंग नहीं भी दे रहा है, उसका पूरा व्यक्तित्व आपको ट्रेन कर रहा है, उसका जीवनचर्या उसकी क्या है। वो एक नाटक को पढ़ता है, डायलॉग्स को हमें समझाता है, सुनाता है नाटक, आधा तो आप वहीं से समझ जाते हैं, द वे ही इज रीडिंग ए प्ले। उसमें हर कैरेक्टर, हर पूरी की पूरी कहानी, सब कुछ इतनी क्रिस्टल क्लियर होने लगती है कि एकदम शीशे की तरफ साफ। और वो इंस्पायर, प्लस अपने काम से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, और जब वो डायरेक्ट भी कर रहा है या एक्ट कर रहा है या एज ए टीचर आपको नाटक पढ़ा रहा है, आपकी हर चीज़ वो इतनी डिटेल में आपको इंस्पायर करती है कि आप उस तरह से, उसने उंगली पकड़ के सिखाता नहीं है वो, मगर चला वो ही रहा है आपको। जैसे बच्चे को आप उंगली पकड़ के सिखाते हैं, मगर अल्टीमेटली जब छोड़ देते हैं उसकी उंगली, तब वो जो चलना शुरू करता है और गिरता है और फिर उठता है और फिर दौड़ने लगता है और हंसने लगता है, वो क्या है? वो खुद इंसान की अपनी सरवाइव करने की या इच्छा है, और वो सबसे अल्टीमेटली जो उसकी जिजीविशा है, वो काम कर रही होती है। ब्यूटीफुल।
सर यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लोग, एक्टर बनना चाहते हैं। अगर वो आपसे पूछें कि हम तैयारी कैसे करें? मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुद ढूंढता रहता हूँ यार, मतलब मुझे क्या मालूम है। हाँ, हम बातचीत के थ्रू आपकी समस्याओं को, मेरी कुछ अनुभवों को एक दूसरे से बांट सकते हैं। उससे अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो कोशिश तो है ही है। Thank you so much, sir. If any one of you have questions, you may We ask, have one please. question here. One question here. प्रणाम सर, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए, आपका बहुत स्वागत है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बुलाऊं, क्योंकि मैंने आपको जब भी देखा है बाबूजी के किरदार में देखा है, चाहे वो चिड़ियाघर हो और चाहे वो क्या हाल मिस्टर पांचाल में प्रतिभा जी के दादाजी का रोल हो। और आपकी एक तस्वीर ऐसी मेरे मन में बन गई है कि जब मैं सच में यहाँ पर वेट सबसे ज़्यादा आप ही का कर रहा था कि जब आप आओगे तो मुझे आपको देखने का मौका मिलेगा, और सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आपने बाबूजी का किरदार बड़े अच्छे से निभाया है पर्दे पर। किसका किरदार? बाबूजी का किरदार। और मैं समझना आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे और कौन से किरदार हैं आपके मन में जो आप ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने ज़रिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हेलो सर, मेरा नाम आकृति है और सच बोलूं मुझे आपको यहाँ पे देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मेरे फेलोमेट ने कहा कि आपको हमेशा हमने बाबूजी के किरदार में ही देखा है, तो मैंने भी आपको चिड़ियाघर के सीरियल में देखा है। और मैंने हमेशा देखा है कि सुबह सुबह आप एक सुविचार अपने घर वालों को, उस कैरेक्टर को दिया करते थे। तो आज वो कोई सुविचार जो आप इस यूथ को देना चाहोगे आज? वो जो सुविचार थे वो सब भाई मेरे डायरेक्टर और राइटर का कमाल था, मैं उसको सिर्फ निभा रहा था। और जहाँ तक दूसरे अपने सुविचारों का सवाल है, एज एन एक्टर राजेंद्र गुप्ता के, वो पिछले 40 मिनट से आप वो सुन ही रहे थे। है ना? आपको जवाब अगर कुछ मिला थोड़ा बहुत। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका है, मैं फिल्म स्टडीज़ डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जब आप एक्टिंग करते हो तब डायरेक्टर आपको स्क्रीन प्ले देता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा कोई किरदार होता है जिसको आपको और इम्प्रोवाइज़ करना होता है और उसको सही से आपको उसमें अपनी ही कुछ और बेस्ट करना चाहते हो उस कैरेक्टर को, तो उसके लिए आप मतलब कभी ऐसा होता है डायरेक्टर का खुद का विजन होता है, वो कहता है कि नहीं तुम इसको इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना है। तो फिर आप कभी कभी इस बारे में डायरेक्टर के साथ आपका झगड़ा या कुछ डिसएग्रीमेंट होती है? देखिए, जब आपके पास कुछ भी आपको खास बताया नहीं गया है, तब भी आपके पास एक सिचुएशन तो है ना। सिचुएशन ये है कि जैसे यहाँ पर अभी आप 400 लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने एक सवाल किया, मुझे उसका जवाब देना है। मैं तैयार तो होके नहीं आया, मगर मुझे इस सिचुएशन को जीना है और तो कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं आपका सवाल समझने की कोशिश करके उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम फॉर्मूले ना ढूंढें चीजों के, तैयारी के, अपने दिमाग को खुला रखें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता कैसे क्या करना है वो अपने आप निकल जाता है। इम्प्रोवाइज करना है तो वो फिर भी आपको पता है ये सिचुएशन है, तो वो इम्प्रोवाइज आप कर लेते हैं। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ एक्टिंग में जितने आप सिंपल, सहज और ऑनेस्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीजें बहुत आसान, बहुत इतनी अच्छी होने लगेंगी कि आपको लगेगा अरे जो लोग तैयारी कुछ करते हैं बहुत ज्यादा,
आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ऑनेस्ट कोशिश कीजिए, ऑनेस्ट। दूसरा, छोटी छोटी बातें होती हैं प्राइमरी स्कूल की जैसी, जैसे आप भूल जाइए, मैं भूल जाऊं कि इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या है भाई, मैं भी आपके जैसा ही हूं ना, ऐसा ही हूं, ऐसे मेरे 2 आंख, कान, नाक सब कुछ है। इतना ही फर्क है कि आपकी उम्र हो सकता है 20 साल हो, मेरी उम्र 70 साल हो, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी एक इत्तिफाक है ना, कौन पहले पैदा हो गया कौन बाद में, फर्क क्या पड़ा। हाँ, इतना फर्क है कि एक के पास अनुभव है इतना, एक के पास नहीं है, मगर फिर भी इस समय, इस मोमेंट में, इस सवाल और जवाब में तो हम दोनों बराबर एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक जैसे हैं। ना मुझे कुछ पता है ना आपको, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं उन चीजों का हल ढूंढने की। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज़ आवर प्लेजर कि आपने अपने सारी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद दूंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाले डायरेक्टर राजेश शर्मा जी का, रोमिल कपूर जी का, और बाकी आप लोगों की सबकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया, अपनी कुछ अनुभव आप लोगों से शेयर करने का मौका दिया, और कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मौका दिया कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, आप उन पर भी विचार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्लेजर, थैंक यू। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छी बातें साझा करी। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा जी को कि वो प्लीज़ कृपया मंच पर आएँ, एंड डॉक्टर त्रिशु और सर को एक छोटा सा भेंट हमारी तरफ से। नितिन जी, डॉक्टर आशीष, प्लीज़ जॉइन अस ऑन स्टेज। नितिन जी। Once again, thank you so very much, sir. We are blessed to have you.